आप प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं जो 2020 और 2022 का जो अनसॉल्व पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए आया हूं। जो पेपर परीक्षा में आए थे उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि पेपर कैसे आते हैं, जिससे आप आगामी जो फरवरी मार्च में होने वाला एग्जाम है उसको अच्छे से कर पाएं। देखिए, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर जिनको आप पढ़ लेंगे तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। खासकर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और साथ में डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैक्सिमा मिनिमा, इन पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए बढ़िया से करिएगा। पहले मैं जो सॉल्व कराऊंगा सब 8 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो परीक्षा में 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 8 अंक का क्वेश्चन होता है, और मतलब उसमें 6 दिए जाते हैं, 3 करने रहते हैं, हर क्वेश्चन में 2 रहता है, 1 करना रहता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में पहला क्वेश्चन आपका ये 2020 का है, पहले सेट पेपर का। इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप जानिए, इसको हम सबसे पहले ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, और ax बराबर b के रूप में लिखकर हम a की मदद से a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। एडजॉइंट a कैसे निकलता है? जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, आप a रहेगा, उसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे तो एडजॉइंट a हो जाएगा। और एडजॉइंट a में जब डिटरमिनेंट a का डिवाइड करेंगे तो a इनवर्स मिल जाएगा। इसीलिए a इनवर्स का तभी संभव है जब डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसीलिए उसको बोलते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम का अस्तित्व रहता है। इसलिए उसके लिए a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, और डिटरमिनेंट a 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। ax बराबर b के रूप में क्या होता है, कोफिशिएंट को लिख लीजिए, 3 -2 3, फिर 2 1 -1 4 -3 2, फिर x का मान रखेंगे, x y z, यहाँ लिखेंगे x y z, फिर यहाँ b की वैल्यू 8 1 4, राइट, इस तरीके से। ये a हुआ, इसको x बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। तो इसको a और ये x और ये b, क्योंकि रीजन क्या है, अभी आप देखो इस मैट्रिक्स को हमने लिखा है, अभी देखो इसको गुणा करिए। देखिए पहला रो पहला कॉलम, 3x - 2y + 3z, 2x + y - z, 4x - 3y + 2z। कंपेयर करेंगे फिर वही बन जाएगा। अभी a की वैल्यू क्या है, 3 - 2 3, 2 1 - 1 4 - 3 2, x क्या है, x y z, और b का मान है 8 1 4। इसको लिख देंगे, यहाँ ax बराबर b लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वेयर a इक्वल टू दिस, x का मान x y z और b इक्वल टू 8 1 4। अब दोनों बच्चों में a इनवर्स ले लेंगे, तो a इनवर्स a, x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a का मतलब i x इक्वल टू a इनवर्स b। i x का मतलब i x, क्योंकि आप जानते हो a i बराबर i a बराबर a, तो x बराबर हो गया a इनवर्स b। इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a की मदद से, a क्या है आपका, a का मान है 3 - 2 3, 2 1 -1 और 4 - 3 2, a हुआ। अब हम डिटरमिनेंट a निकालेंगे, क्योंकि a इनवर्स तभी निकलेगा, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। ए डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो दो पैरेलल लाइन के बीच में इनको फिर से लिख देंगे, 3 - 2 3, 2 1 -1 4 -3 2। 3 करेंगे तो देखिए ये रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 -3 +2 करेंगे, ये देखिए ये रो और कॉलम को छोड़िए, 4 + 4
और इधर +3 करेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, -6 -4, तो ये हो जाएगा -3 + 16 -30, तो -33 + 16 -17। डिटरमिनेंट ए का मान मिल गया -70 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः जो आव्यूह ए हुआ, जो मैट्रिक्स ए हुआ, वो नॉन सिंगुलर हो गया। इसका अर्थ है कि व्युत्क्रमणीय हो गया, यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल है, यानी कि ए इनवर्स संभव है। तो डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपने डिटरमिनेंट ए निकाल लिया। अब आपका काम निकालना है एडजॉइंट, यानी कि सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए है, इसके सभी एलिमेंट का, यानी कि इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, परिवर्त आव्यूह, तो हमको क्या मिलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A11, इसको कैपिटल A11 या C11 से डिनोट करते हैं, कैपिटल A11। तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे और यहां इसका चिन्ह प्लस होगा। अब आपको बता दें, यहां जो इसका साइन होता है वो -1 की पावर 1 + 1 होता है, -1 की पावर m + n। तो यहां देखिए, अगर इनको जोड़ने पर इवन आएगा तो प्लस, इनको जोड़ने पर ऑड आएगा तो माइनस। यहां देखिए 1 और 1 2 इवन आ रहा है तो प्लस, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए अब इसका पहले रो का निकालना है तो हम इसी रूप में लिखेंगे, पहले रो के रूप में, फिर दूसरा है तो दूसरे रो में लिखेंगे, तीसरा रहेगा तीसरे रो के रूप में। इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, कोई गलती आपसे ना हो। पहला रो पहला कॉलम, इसको छोड़ेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 -1 -3 2, तो आ गया 2 -3 -1 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, घटाएंगे तो माइनस। अब भैया यहां आ जाएंगे A12 पर, देखिए अब ये माइनस आएगा, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहां करेंगे 2 -1 4 2, 2 2 जब 4 + 4, ये आ गया -8। फिर आते हैं A13 पर, A13 पे आएंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, अब इसका चिन्ह प्लस ही होगा, जानते हो, पहला रो तीसरा कॉलम, 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, तो -6 -4 -10 हो गया। पहले रो के सभी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। A21 माइनस होगा, क्योंकि 2 1 3 होगा तो माइनस आ जाएगा, ऑड है। तो अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, जैसे 2 का निकालना है ना, तो इससे रो को छोड़िए, कॉलम को, तो -2 3 -3 2, तो आएगा -4 + 9, ये तो आएगा, तो ये हो गया -5, -4 + 9 क्या आएगा, -5। अब A22 पे आती है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 तो प्लस होगा, देखिए तो A22 यही है, यही एलिमेंट A22 है। तो देखिए रो और कॉलम, तो 3 3 4 2, 3 3 4 2, 6 -12 -6 आ गया, चलेगा। फिर देखिए A22 मतलब देखिए दूसरा रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम, 3 3 4 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 -6। A23 आप समझ सकते हो, माइनस करेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या मिलेगा, दूसरा रो तीसरा 3 -2 4 -3, क्या आएगा, -9 + 8, तो आएगा -1, तो +1 हो जाएगा, ठीक। अब A31 निकाल लेंगे, तीसरे रो के सभी एलिमेंट का, 3 1 4 होगा तो प्लस, तो अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, -2 3 1 -1, -2 3 1 -1, तो हो जाएगा 2 -3 -1, ठीक। अब A32 होगा तो इसका माइनस हो जाएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 2 -1, 3 3 2 -1, तो हो जाएगा
-3 -6 -9 +9 हो जाएगा। और A3 करेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 - 2 और 2 1 3 + 4 हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। ए के सभी एलिमेंट का आपने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर। देखिए इसका -1, इसका -8, 3 का -10, 2 का -5, 1 का -6, -1 का 1, 4 का -1, -3 का 9, 2 का 7, यानी कि एक प्रकार से इसके सभी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स अब बनाएगा इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे, तो वही होगा एडजॉइंट, यानी कि इसके सभी एलिमेंट को हमने रिप्लेस किया, एक नई मैट्रिक्स मिली। अब इसका हम जो है ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त ये देखिए, इसका -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, इसका ट्रांसपोज, यानी कि रो को क्या बना देंगे, कॉलम। तो -1 पहला रो था, पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम, तीसरा रो बन गया तीसरा कॉलम। ए हो गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब आप यहां वैल्यू डिटरमिनेंट ए -1/17 हो गया डिटरमिनेंट ए, और यहां हो गया एडजॉइंट ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 और 1 7 हो गया। अब यक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यक्स इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू -1/17 -1 -5 -1 -8 -6, ध्यान दीजिएगा बीच में 9 और -10 1 7, और बी की वैल्यू भाई, बी की वैल्यू है 814। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहला कॉलम -8 -5 -4 -64 -6 +36, यहां क्या होगा, -80 +1 +28। अब आपका क्या आएगा देखिएगा, यहां आएगा -17, यहां आएगा -70 +36 -34 आएगा, यहां आएगा -80 में 29 गया 51, क्यों, 10 में 9 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, -51। -1/17 का गुणा हो गया, तो बचा क्या, 1 2 3। यहां यक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला था, यक्स वाई जेड। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों, तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग यक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रख के जरूर चेक करेंगे, अलग से रफ में चेक करेंगे। तो आप देखिए चेक करेंगे, 3 × 1 -2 × 2 +3 × 3 8, यहाँ देखिए 3 -4 +9, तो 9 3 12 में 4 गया 8 8 बराबर 8, देखिए हो गया। दूसरे में भी चेक करिए, देखिए 2 + 2 और जेड का मान 3, देखिए 4 में 3 गया 1। तीसरे में भी कर सकते हो, 4 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, देखिए ये भी आ गया। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। इस तरीके के एक क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, लगभग हर साल आता है, कोई साल ऐसा बचा नहीं कि सवाल ना आया। हाँ, जो क्वेश्चन अभी आपने लगाया मैट्रिक्स के, उसके सेकंड वाला पार्ट, यानी दोनों में एक ही करना है, इसमें 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, मतलब कि एक पार्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन है,
और एक क्वेश्चन और है जो 5 नंबर का है, यानी कि कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी 4 नंबर का, कभी कभी 3-5 नंबर। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी लगाया हो कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, वर्ड शीट दिया है और त्रिभुज के शीर्ष 2 ऋण 5, 5 4 और K 4। तो K की वैल्यू ज्ञात करनी है जबकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर यूनिट है। तो कैसे करते हैं आप जानते हो इसका फार्मूला, डिटरमिनेंट में आपने पढ़ा था डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 गुण x2 y2 1 और x3 y3 1। अब देखिए x1 y1 1, तो देखिए x1 क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हर बच्चा, x1 क्या है 2, y1 ऋण 5 और 1, और यहाँ 5 4 और 1, फिर यहाँ K 4 1, चाहे रो के रूप में लिखिए चाहे कॉलम। थोड़ा ही ध्यान रखिएगा ये 35 आ गया, तो इसको कैसे करेंगे 1/2, थोड़ा मॉड में लिखिएगा इसको। तो जैसे 2 करेंगे तो ये आएगा 4 ऋण 4, 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 ऋण 4, और धन 5 करेंगे तो क्या आएगा, एक कॉलम और रो छोड़ेंगे 5 ऋण की, और प्लस जब 1 करेंगे तो 20 माइनस 4 की। अब यहाँ आएगा 35 दूनी 70 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ आएगा 25 माइनस 5 की, यहाँ प्लस 20 माइनस 4 की। अब आपका आ गया 70 बराबर, यहाँ देखिए 20 और 25 45 माइनस 9 के, याद रखा है। देखिए एक चीज बता दें, जब मॉड में कोई कोई ध्यान दीजिए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल -35 आता तो भी 35 लिखते हैं, इसलिए तो मॉड में लिखते हैं। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 है तो ए का मान +-3 होगा, क्योंकि अगर ए की जगह 3 रहेगा तो भी 3 आएगा, -3 रहेगा तो भी 3 आएगा, यानी कि 3 रहेगा ए की जगह तो 3 आएगा, -3 रहेगा तो भी 3 आएगा। तो यहां पर भी 2 स्थितियां रहेगी, 45 -9 के इक्वल टू +-17, पीछे ध्यान रखेंगे ना। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, 45 -9 के 70, 9 के हो जाएगा 45 - 70, ध्यान दीजिए 5 अच्छा में 4, के की वैल्यू आई -25/9। एक तो ये हो गया। दूसरा जब -70 लेंगे, 45 -9 के -70, तो माइनस के इक्वल टू -70 -45, -9 के इक्वल टू -115, तो के इक्वल टू आ गया 115/9। तो कितना आएगा यहाँ 115 दूसरी वैल्यू हुई, एक ए का मान पहला हुआ और एक ए का मान दूसरा। आपका ये 7 का खा का सेकंड पार्ट, वेक्टर ए दिया है आई के +4j के +2k के, वेक्टर बी 3i के -2j के +7k के, और वेक्टर सी है 2i के -j के +4k के। कह रहे एक सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और बी पर, वेक्टर बी दोनों पर लंब हो, यानी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, और सी डॉट डी इक्वल टू 15। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। एक वेक्टर डी है जो ए और बी दोनों पर लंब है, और सी डॉट डी 15 दिया है, आपको डी ज्ञात करना है। तो डी को हम मान लेंगे, वेक्टर डी को मान लेंगे। पहले क्वेश्चन समझिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है, एक वेक्टर डी है जो ए और बी दोनों पर लंब है, और सी डॉट डी बराबर 15 है, तो वेक्टर डी निकालना है। तो वेक्टर डी को हम मान लेंगे, वेक्टर डी को d1i कैप प्लस d2j कैप प्लस d3k कैप मान लेंगे d1i कैप प्लस d2j कैप प्लस d3k कैप, और ए पर लंब है तो वेक्टर d डॉट ए 0 हो जाएगा, तो d1i कैप प्लस d2j कैप प्लस d3k कैप, क्योंकि
अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए का मान क्या है? ए का मान है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और डी डॉट 0 हो जाएगा, तो यहां मिलेगा d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3। तो एक इक्वेशन आपको मिला d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0, राइट। वेक्टर डी बी पर भी लंबा है तो वेक्टर डी डॉट बी 0 हो जाएगा। डी का मान क्या होगा? d1 आई कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप और डॉट बी, बी का मतलब 3 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। जब इधर हल करेंगे तो 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0। ए हो गया सेकेंड। अब देखिए, अब सी डॉट डी 15 दिया है, सी डॉट डी 15 दिया तो एक इक्वेशन और आपको मिला। सी का मान 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप और डी का d1 आई कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 15। ये हो गया 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 15। थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। d1 और d2 का जो मान मिलेगा d1 d2 d3 इसमें रख देंगे। देखिए क्या मिलता है, कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये 0 के बराबर है 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करते हैं। देखो d1 है, देखिएगा तो आपको देखो d1 अपान, देखिए b1 b2, देखिए 4 माइनस 2, देखो d1 है तो d1 का कोफिशिएंट छोड़ दो, 4 माइनस 2 आप जानते हो b1 b2 7, ये हो गया d2 अपान 2 7 c1 c2 a1 a2 1 3 और d3 अपान करेंगे c1 c2 1, देखिए b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 और b1 b2 4 माइनस 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो d1 अपान 28 प्लस 4, d2 अपान 6 माइनस 7 और d3 अपान माइनस 2 माइनस 12, d1 अपान 32, d2 अपान माइनस 1 और d3 अपान माइनस 14। इसको k के बराबर मानेंगे, d1 अपान 32, d2 अपान माइनस 1 और d3 अपान माइनस 14 इक्वल टू k। तो d1 का मान आ गया 32 के, या n मान लीजिए, n 32n, d2 इक्वल टू आ गया माइनस n और d3 इक्वल टू आ गया माइनस 14n। अब जो थर्ड इक्वेशन है इसमें रख देंगे इसको। थर्ड इक्वेशन क्या है? 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 15। इसी में थर्ड इक्वेशन रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 और d1 32 जा 64 n और माइनस d2 है तो प्लस n और यहाँ माइनस 14 4 जा माइनस 56 इक्वल टू 50। अब यहाँ देखिए 65n माइनस 56n 15 आया तो हो गया 9n इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 15 अपान 9, 5/3, n का मान आ गया 5/3। अब आपने, अब d1 क्या हो जाएगा? देखो d1 आपने क्या माना है? 32n, तो 32 इंटू 5/3 110/3 नहीं 161/3। d2 का मान क्या हो जाएगा? माइनस n, तो माइनस n का मतलब माइनस 5/3 और d3 का मान हो जाएगा
-14 है, तो -14 इंटू 5/3। तो वेक्टर डी का मान आ गया 160/3 आई के -5/3 जे के -70/3 के। अब वेक्टर डी को निकाल लेंगे 160/3 आई के -5/3 जे के -70/3 के 1/3 कॉमन ले लीजिए, 160 आई के -5 जे के -70 के। फिर से देखिए क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है, एक वेक्टर डी ज्ञात करना है। वेक्टर डी वेक्टर ए और बी पर लंब है, तो वेक्टर डी डॉट ए 0 कर देंगे, वेक्टर डी डॉट बी 0 कर देंगे, उससे 2 रिलेशन आ जाएगा। और सी डॉट 15 करेंगे तो एक और रिलेशन आ जाएगा। फिर प्रथम और द्वितीय को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हल करेंगे और बराबर n मान लेंगे, d1 d2 d3। और जो थर्ड इक्वेशन सी डॉट डी निकाले हो उसमें d1 d2 d3 की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद d1 d2 d3 निकाल लेंगे। वेक्टर डी आपने माना था d1 आई के प्लस d2 जे के प्लस d3 के, वो निकाल लेंगे, आपको वेक्टर डी का मान मिल जाएगा।